बच्चों फर्स्ट बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब आइए सेकंड बुक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों 80 में से 80 का टारगेट है, पूरे नंबर ही लाने हैं। और सुन लो, जैसे जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, यदि वैसा पेपर में नहीं करके आए तो फिर देख लेना आप। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर हमारा सेकंड बुक का आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो हमारे एमसीक्यू में आ सकते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन बड़ा देखा होगा सबने क्वेश्चन, 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अरे याद है बच्चों कैसे करते थे? ये जो 1 है मेरा 1 को क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बच्चों अब अलग अलग डिवाइड कर लो। साइन स्क्वायर के अपॉन में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर कटेगा, 1/cos स्क्वायर बचेगा और 1/cos स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर। कॉस स्क्वायर के अपॉन में लिखेंगे तो 1/sin स्क्वायर बचेगा और उसको लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर एक्स। और बच्चों याद है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स और c तो प्लस ऐड करना ही है। तो आंसर आ गया tan x माइनस कोट एक्स प्लस c। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक बात याद कर लीजिएगा, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है इंटीग्रेशन का, वो 2-3 टाइप का ही आ सकता है। या तो बेसिक वाला आएगा जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर देंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वालों पे ज्यादा फोकस रखना। या तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन वाला आएगा, सिंपल सब्स्टिट्यूट करके एक स्टेप में आंसर आने वाला। और या तो आपका बाई पार्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। या तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो पूछा जा सकता है। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 + cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साथ साथ सोल्व भी करते जाओ क्वेश्चंस को, मेरे से पहले सोल्व कर दिया करो। अब बच्चों इसको क्या किया जाए, इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो बच्चों साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब बच्चों ये बन गया है 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स। और मेरे बच्चों यहां देखो cos अपॉन साइन बन जाएगा कॉट और 1/sin बन जाएगा कोसेक। तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब बच्चों कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। देखो ये कौन सा आंसर आ गया, ये रहा, दोनों ही माइनस में है, माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बच्चों x/x² + 1 को इंटीग्रेट करना है। देखते ही याद आ गया होगा, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है ये। बच्चों क्वेश्चन आया था अभी जो आपका ISC बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। बच्चे ने, एक बच्चा मेरा था जो ISC बोर्ड वाला पेपर दे के आया था, उसने कहा था सर जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आए वो भी करवा देना CBSE वालों को, हम तो होशियार है कराए, वो CBSE वाले कमजोर होते हैं, उनको करवा देना सारे सवाल। तो वो भी मैं आपको सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराता जा रहा हूं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, x² + 1 को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, 2x dx का वैल्यू आएगा dt। तो यहां से बच्चों x dx का वैल्यू आ गया है dt/2। यहां वैल्यू पुट कर दूं तो एक तो बाहर 1/2 आ गया जी, ऊपर तो बन गया है dt और नीचे बन गया बच्चों t। और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। और अभी क्या करने का, t का वैल्यू पुट कर देना बच्चों, और t का वैल्यू है x² + 1। तो बच्चों आंसर आ गया हाफ log x² + 1 + c। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² इंटू e⁻x³, इसको करना है इंटीग्रेट। ये भी बच्चों सिंपल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है बच्चों एमसीक्यू में, अच्छे से कर लेना। तो क्या करूं, इस मेरे x³ को t पुट कर दूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, 3x² dx = dt आ गया। तो x² इंटू dx का वैल्यू आ गया 1/3 dt। यहां पुट कर दो बच्चों तो बन गया 1/3 x² dx। तो बच्चों dt बन गया, x³ आपका t था तो e⁻t बन गया। अरे बच्चों ये फॉर्मूला तो कम से कम याद करिया ही होगा, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है। और t का वैल्यू पुट कर दूं, t का वैल्यू x³ है। तो भाई आंसर आ गया 1/3 e⁻x³। सबसे पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, sec x अपॉन sec x + tan x, इसको करना है इंटीग्रेट। बच्चों सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं,
एक तो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा, sec x प्लस टेन एक्स को आप टी पुट कर दें उससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बजाय दूसरा तरीका यूज करिए, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। या तो आपको डायरेक्ट याद हो कि 1/sec x प्लस टेन एक्स sec x माइनस टेन एक्स होता है, और याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो sec x माइनस टेन एक्स से। बच्चों sec x माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स हो जाएगा, और उसको लिख दिया जाएगा sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो तो sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स बच्चों आ गया है। अब इंटीग्रेट कर दो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और sec x टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया sec x। तो बच्चों आंसर आ गया टेन एक्स माइनस sec x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इंटीग्रेट करना है x इंटू लॉग एक्स को। भाई याद आ गया होगा, इसमें लगेगा हमारा प्रोडक्ट वाला रूल जिसे हम लोग कहते हैं बाय पार्ट्स, आइलेट भी याद कर रखा होगा। तो भाई इसमें प्रोडक्ट रूल मुझे लगाना है, मींस बाय पार्ट्स यूज करना है। तो फर्स्ट किसको माना जाएगा? फर्स्ट माना जाएगा log x को, और सेकंड माना जाएगा x को बच्चों। तो ऐसे लिख लेता हूं log x इंटू एक्स, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड। बच्चों ये फॉर्मूला याद कर रखा है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, और बच्चों सेकंड वाले को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर होल का इंटीग्रेशन बच्चों करेंगे। अब बच्चों log x को तो ऐसे ही रखा आपने, x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई टू, माइनस यहाँ log x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू होगा। तो बच्चों क्या बन गया रे, देखो x स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स, माइनस यहाँ देखो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो x बाई टू है जब उसको इंटीग्रेट करूंगा मैं तो आ जाएगा x स्क्वायर बाई फोर और प्लस c। अब बच्चों यहां से आप कॉमन ले लीजिए x स्क्वायर बाई फोर, तो ये बनेगा 2 log x माइनस वन प्लस सी। ऐसा बच्चों आ गया, ढूंढिएगा कहाँ है ऐसा आंसर, मिल गया रे, ये रहा, ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है e की पावर x इंटू वन माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला हमारा होता है याद होगा रे, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। बच्चों इस फॉर्मूले से एमसीक्यू आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं बच्चों। तो इसमें देखिए क्या ऐसा कुछ बना हुआ है एफ और एफ डैश वाला केस, भाई यहाँ लिखा है कोट, और कोट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो कुछ कोसेक स्क्वायर के जैसा होता है। क्या कोसेक स्क्वायर दिख रहा है, कहीं दिख रहा है? ध्यान से देखो, अरे यदि वन और कोट स्क्वायर को मैं एक साथ मिला दूं तो ये कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। अरे वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो ये बन गया माइनस कोट एक्स और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बच्चों देखो माइनस कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यदि मैं इसका नाम f कहता हूं तो ये कौन है, ये f डैश x है। तो आंसर क्या आ गया आपका e की पावर x इंटू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही, देखो ऑप्शन डी आ गया है बिल्कुल एकदम करेक्ट। बच्चों आइए आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अब हम पहुंच गए हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पे। बच्चों डेफिनिट में भाई प्रॉपर्टी वाला सवाल आने के पूरे चांसेस है, कोई छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होकर जिससे आंसर आ जाए। ये तो आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन भी देखते ही समझ में आ गया होगा, वो बात अलग है कि इतना आसान क्वेश्चन इस बार जेईई मेंस में भी आ गया था ये वाला सवाल, तो बोर्ड में तो आ ही सकता है बिल्कुल भाई। तो ये याद होगा कैसे क्या करते थे, याद नहीं है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। इसको आप मान लीजिएगा i, और फिर इसमें प्रॉपर्टी यूज कर दो a माइनस एक्स वाला। अरे बच्चों ये वाला प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, क्या लिख देते हैं इसको, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यही वाला प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बच्चों, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होल पावर 2023 डिवाइड में नीचे भी x को पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे बच्चों, 2023 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और होल पावर 2023 बच्चों, और यहाँ dx। अब बच्चों इसमें मैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स को कॉस एक्स लिख दूंगा और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स को साइन एक्स बच्चों लिख दूंगा।
तो ऊपर बन जाएगा cos x की पावर 2023, नीचे आएगा बच्चों cos x की पावर 2023 प्लस sin x की पावर 2023 बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, ये इक्वेशन 1 मानिए और ये इक्वेशन आपका 2 हुआ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2i और न्यूमरेटर में भी कितना बन जाएगा भाई, साइन एक्स की पावर 2023 प्लस कॉस एक्स की पावर 2023 और डिनोमिनेटर में भी यही लिखा हुआ है तो सेम बन जाएगा, तो हो जाएगा कैंसिल। अब यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन आ गया x और लिमिट रखनी है 0 से π/2, π/2 रख के π/2, 0 रख के 0, तो वैल्यू आ गया बच्चों π/2। लेकिन ये किसका वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती मत करके आ जाना वहां कि π/2 आते ही सीधे π/2 आंसर लिखने चल दिए। 2i का वैल्यू π/2 है, 2 से ना डिवाइड करना है, तो i का वैल्यू कितना आ गया है, π/4 आ गया है, तो ऑप्शन ए बच्चों करेक्ट हो गया है। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 1 तक x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n को बच्चों। तो भाई इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में यूज करी थी। तो x को पुट कर देंगे 1 माइनस x और यहां भी x को 1 माइनस x को बच्चों 1 माइनस x हमने पुट कर दिया है। तो आप यहां देखो ये वाले ब्रैकेट में देखो, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, तो ये हो गया 0 से 1 माइनस x इंटू एक्स टू दी पावर n dx। अब बच्चों क्या करिएगा, ये x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x की पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बच्चों बन गया है। अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 और लिमिट रखना है 0 से 1। बच्चों 1 पुट करूंगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 और बच्चों 0 रखने से तो वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इसका यदि एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम आया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ऊपर बनेगा बच्चों n प्लस 2 माइनस टाइम्स n प्लस 1, n प्लस 2 से n प्लस 1 को माइनस कर दूंगा बच्चों तो ऊपर बचेगा 1, सो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये बच्चों आ गया मेरा आंसर। ढूंढो रे कहाँ है आंसर, अरे ये रहा शुरू में ही बैठा है, ऑप्शन ए आ गया बच्चों करेक्ट। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन में कहा है जी -1 to 1 x की पावर 17 cos की पावर 4x dx। जैसे ही देखो -1 से +1 मतलब माइनस ए से प्लस ए वाला प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद आ जानी चाहिए। मैं तो बता देता हूं भाई, -a to a fx dx जो होता है इसका वैल्यू 0 हो जाता है यदि f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx होता है बच्चों, जिसे कि हम ओड फंक्शन कहा करते हैं। तो यदि f ओड फंक्शन होगा मींस f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx होगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो यहां मैं देखूं यदि मैं इसका नाम fx रखता हूं, f इक्वल्स टू x की पावर 17 cos 4x और f ऑफ -x फाइंड करूं तो -x टू दी पावर 17 cos की पावर 4 -x। तो बच्चों यहाँ चूंकि ओड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा और cos तो नेगेटिव को ऐसे ही खत्म कर देते हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos की पावर 4x ही हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस बाहर आ चुका है तो ये बन चुका है -fx। चूंकि f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx है तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नई चैप्टर की तरफ आ गए हैं। अब चैप्टर आ गया बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बीच में एक चैप्टर था बच्चा एरिया वाला, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे नहीं लगता वो वाले चैप्टर से एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें उस टाइप के क्वेश्चन है ही नहीं उतने छोटे वाले। तो हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गए बच्चों। यहाँ एक टॉपिक हमने पढ़ा है ऑर्डर और डिग्री वाला, उससे पूरे चांसेज हैं कि क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों। और ऑर्डर और डिग्री निकालना आपको आती होगा, एक बार मैं ही बताता हूँ जल्दी से। यदि ऑर्डर आपको निकालना होता है तो ये मैक्सिमम जितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ होता है उसे ऑर्डर कहते हैं। मतलब ये छोटे वाले डी का जितना पावर होता है सबसे बड़े वाला वो ऑर्डर होता है, जैसे इसका ऑर्डर 2 है। डिग्री की बात करें तो डिग्री में क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिससे ऑर्डर देखा है उसकी जो होल पावर होती है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री। तो यहाँ इसकी होल पावर कितनी है बच्चों, 1 है, तो इसका आंसर बच्चों 1 होगा। और मैं आपको बात बता दूं, यदि कभी रूट वगैरह कहीं आ जाए तो वो सब पहले हटा लेने हैं डिग्री देखने से पहले बच्चों। ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे देखो मान लो d2y/dx² इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ dy/dx प्लस x होएगा।
तो इसका जब डिग्री हम बताएंगे तो क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर लेंगे। पहले स्क्वायर करने के बाद ये ऐसा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो आप देखिएगा इसका डिग्री कितना बन गया है, डिग्री 2 बन गया है। एक जो तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, यदि कभी ये हमारे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं ये किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आ जाएं, मतलब कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उनके अंदर ये आ जाए हमारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स या उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फिर हम इसका डिग्री क्या बोलते हैं, फिर इसका हम डिग्री बोलते हैं बच्चों नॉट डिफाइंड। तो बस इतनी ही बातें हैं डिग्री निकालने में, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, एक बिल्कुल फ्री का नंबर ये मिल सकता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों एक और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो ऐसा हो सकता है कि बहुत ही इजी सा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया जाए। इजी में वेरिएबल सेपरेबल वाले ही सबसे आसान होता है, तो ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया जाए इसमें वेरिएबल बहुत इजीली सेपरेट हो जाए और डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट भी किया जा सके। ऐसा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बच्चों अभी जो ISC बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है सेम यही क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई को बच्चों लिख दो 1 अपॉन साइन वाई। इसको इधर ले जाता हूं तो बच्चों साइन वाई डी वाई इक्वल टू बन गया है डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं बच्चों, तो अभी इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। तो बच्चों साइन वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस वाई और एक्स का हो गया एक्स, और प्लस में आप लिख देंगे एक कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन लग रहा है अभी, ऐसे कर लेता हूं, ये कुछ ऐसा बन गया एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस सी। बच्चों ये जानते हो कि ये कांस्टेंट होता है सी, तो यहाँ माइनस सी लिखाओ, 2c लिखाओ, 3c लिखाओ, प्लस सी लिखाओ, सबका मतलब सेम ही होता है, मतलब कांस्टेंट है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, आपका आंसर आ गया है। देखो कहीं लिखा है क्या ऐसा, हाँ ये रहा जी ऑप्शन बी में x प्लस वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। बच्चों एक और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। भाई लीनियर को पूरा सोल्व कराना थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए वो एक नंबर में पूछना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, लेकिन खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो पूछा जा सकता है ना। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो भाई क्या याद करो, जो मेरा लीनियर इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होता है, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब बच्चों यहां देखो डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x लिखा है, इसलिए आप क्या करें, इस पूरे को x से डिवाइड कर दें। तो x से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा इक्वल्स टू x, हाँ ऐसा दिखाई देगा बच्चों। अब इसमें देखो p का वैल्यू कितना है, 2 अपॉन x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया बच्चों, e टू द पावर 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन। बच्चों 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log x। अब बच्चों ये 2 किधर चला जाएगा, x के पावर में चला जाएगा, तो e की पावर में log x स्क्वायर, और e से log हट जाएगा तो इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया मेरा, x स्क्वायर। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। आइए बच्चों अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है बच्चों वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक एमसीक्यू तो जरूर आना ही चाहिए। सबसे पहले जो इसमें पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, भाई पैरेलल वेक्टर से आ सकता है। ऐसे दो छोटे छोटे वेक्टर गिवन होंगे और आपको कहेगा वो पैरेलल है, पैरेलल या कोलिनियर, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो पैरेलल या कोलिनियर कहेगा, तो फिर कुछ वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा है जी, दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो उनके जो आई जे के कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशो सेम रहेगा, मतलब इसके आई का कोएफिशिएंट अपॉन उसके आई का कोएफिशिएंट इक्वल्स टू इसके जे का कोएफिशिएंट अपॉन उसके जे का कोएफिशिएंट, और ऐसी के वाले कोएफिशिएंट। ये बच्चों रिलेशन आ गया है, x अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस जेड। अब इसमें बच्चों ऑप्शन में कुछ वैल्यू दी हैं, तो उन वैल्यू से आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कौन सा कर रहा है। जैसे यहाँ देखो यदि मैं x को 1 ले लेता हूं तो डायरेक्टली देखो x को 1 लिया तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा और z का वैल्यू -5 आ जाएगा, तो पहले वाला तो बिल्कुल सही है। यदि मैं x को 1/2 ले लेता, देखो इसको 1/2 ले लूँ, यहाँ 1/2, तो देखो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इधर जाएगा 2 उधर जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -4 और z का वैल्यू भी आ जाएगा -10, मतलब कि ये वाला भी सही है।
ये दो सही आ गए, तीसरा भी सही आएगा क्योंकि दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट आएगा बच्चों। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हमारा वेक्टर से, वो एक आसान सा क्वेश्चन हो सकता है एंगल बिटवीन वेक्टर्स वाला। इसमें एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है, दो वेक्टर आपको दे देगा, उनको परपेंडिकुलर कहेगा और कुछ अननोन होगा, उसका वैल्यू निकलवा सकता है, बहुत इजी होगा। या उससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है, दो वेक्टर्स आपको गिवन है ए और बी, आपको बताना है एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बच्चों। तो एंगल निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या करना होता है, वैसे तो हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा बच्चों, इससे एंगल बच्चों आ जाता है। और एक नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि एंगल 90 वाला पूछा जाएगा। एंगल 90 कब बनता है, जब ए डॉट बी का वैल्यू 0 हो जाता है। इसमें मुझे एंगल निकालना है बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच वाला, तो मैं पहले ए प्लस बी फाइंड कर लेता हूं। दो वेक्टर्स को ऐड करना आता है, आई वाले में आई वाला ऐड करो, जे वाले में जे वाला ऐड करो, के वाले में के वाला ऐड करो, तो आई और आई बच्चों बन गया है 2i, जे वाले तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0j, और बच्चों के में आ गया 4 + 4 8k। अब बच्चों मैं ए माइनस बी फाइंड करता हूं, तो इससे इसको माइनस किया तो आई तो हो गया कैंसिल बच्चों, और जे वाला बन गया है 2j, और के वाला भी हो गया है बच्चों कैंसिल। ये बच्चों आ गया है। अब यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बच्चों, याद है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो 0, जे वाले को जे वाले से करो 0, के वाले को के वाले से करो 0, तो पूरा वैल्यू आ गया है 0। डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ गया है बच्चों, तो एंगल कितना बनेगा मेरा, 90 डिग्री बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कहा गया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा एंड ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो थीटा का वैल्यू बताना है कहां से कहां तक होगा बच्चों। भाई बच्चों जो मेरा ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी वो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आपको कहा है इसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। बच्चों ए और बी के मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होंगे, इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बच्चों कॉस का वैल्यू पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव आता है इसका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से लेके π/2 तक इसका वैल्यू आता है पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है जी, यहाँ देखो ये वाला है 0 से π/2 और इसमें 0 पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ 0 पे इक्वल टू है। अब देखो 0 पे इक्वल टू चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो cos थीटा 1 आ जाएगा, और वो भी तो 0 से बड़ा ही होता है, तो ऑप्शन यही सही होगा। ये वाले तो सही हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी हम चले गए हैं, π/2 से पाई में तो हमारा cos नेगेटिव हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आ गया बच्चों। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू गिवन है और डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू गिवन है, और वैल्यू पूछा गया ए डॉट बी का। इसका तो फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला ना सिखाया था आपको, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बच्चों ए डॉट बी का स्क्वायर तो मुझे फाइंड ही करना है, तो इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का स्क्वायर। बच्चों ए का स्क्वायर हो जाएगा 8 × 8 और बी का स्क्वायर हो गया 3 × 3, और ए क्रॉस बी का स्क्वायर उधर जाके माइनस में हो जाएगा 12 × 12। बच्चों देखो यहां से क्या कॉमन आ जाने वाला है, मुझे तो लग रहा है देखो यहाँ 4 × 3 12 कॉमन आ गया, इससे 4 × 3 एक और 12 कॉमन आ गया, यहाँ एक 2 और एक यहाँ एक 2 बचा है, देखो 4, तो 4 - 1, तो ये आ गया 12 स्क्वायर × 3 बच्चों। और ये किसका वैल्यू है, ए डॉट बी स्क्वायर का वैल्यू है, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 12√3, तो ऑप्शन सी आ गया है बच्चों करेक्ट। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बच्चों एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है जरूर आएगा, कहीं ना कहीं जरूर आने वाला है, वो एमसीक्यू में आ जाए या आगे जाके आ जाए, एंगल वाला एक क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बन सकता है बच्चों, ए बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और ए क्रॉस बी कहा है एक यूनिट वेक्टर है। बच्चों ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 होगा। बच्चों ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, जो एन कैप आता है वो मैग्नीट्यूड की वजह से 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 1। बच्चों ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। 3 से 3 बच्चों कैंसिल होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2,
और बच्चों साइन का 1/√2 वैल्यू होता है π/4 पे, तो थीटा बच्चों आ गया π/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। दो वेक्टर्स गिवन है, कहा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अल्फा का वैल्यू बताना है। ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन है ही भाई। दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो जब इनका मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करना आता है जी, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करो आ गया 6, जे वाले को जे वाले से मल्टीप्लाई करो आ गया -अल्फा, और के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करो तो आ गया है 8, और इक्वल्स टू रखना है 0। तो यहां से वैल्यू बच्चों आ गया अल्फा का 14, तो 14 बच्चों इसका आंसर आ गया है। बच्चों एक क्वेश्चन और जो बन सकता है वो मैं ऐसे ही बता देता हूं छोटे से में। जैसे में पता है यदि ए क्रॉस बी का वैल्यू एक 0 वेक्टर हो तो ए और बी पैरेलल वेक्टर होते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें 2 वेक्टर्स दिए थे, वो कहा था कोलिनियर हैं, तो कुछ अननोन का वैल्यू बताना था। तो उसकी जगह आंसर क्या हो सकता है, वो पैरेलल वर्ड ही यूज ना करे, कह दे कि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा तो दोनों पैरेलल होंगे, तो उससे किसी अननोन का वैल्यू आपसे निकलवा सकता है। तो याद रखना यदि ए क्रॉस बी 0 दे दिया तो उसका मतलब ए और बी पैरेलल होंगे भाई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अब हम चैप्टर में पहुंच चुके हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D से बच्चों जो सबसे आसान क्वेश्चन बन सकता है वो क्या हो सकता है, आपको गिवन हो लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बच्चों यदि अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस एंगल बना रही है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम, मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है बच्चों। इस क्वेश्चन में पूछा गया साइन स्क्वायर का सम, तो बच्चों जो मेरा कॉस स्क्वायर है उसको मैं ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों 1। एक 1 से तो एक 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 1 प्लस 1 बन गया है बच्चों 2, और इनको उधर ले जाऊंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू आ गया है बच्चों 2। बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का वैल्यू क्या होगा। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है बच्चों, इसको आप cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ऐसा होता है कुछ 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ये 2 cos स्क्वायर बीटा -1, ये 2 cos स्क्वायर गामा -1। तो बच्चों 2 कॉमन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और बच्चों ये जो 1 1 1 है ये मिल जाएंगे -3। अब इसका वैल्यू बच्चों होता है 1, तो 2 - 3 इक्वल्स टू -1, तो इसका वैल्यू बच्चों -1 आ जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भाई, आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, उनसे डायरेक्शन रेशोज निकलवाए, ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, उनसे डायरेक्शन कोसाइन निकलवाए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 2 पॉइंट बच्चों गिवन है, इनसे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन रेशोज निकालूंगा, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी। भाई डायरेक्शन रेशोज के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं पॉइंट्स को, ए वाले से बी वाला माइनस कर दो या बी वाले से ए वाला माइनस कर दो। मैं ए से बी वाला ही माइनस कर देता हूं, तो 0 माइनस -1 हो गया 1, 7 माइनस 6 हो गया 1, 10 माइनस 6 हो गया बच्चों 4। ये हमारा आ गया डायरेक्शन रेशोज। और बच्चों डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइंस तो निकालने आपने सीखे हुए हैं, इनको डिवाइड कर लेना है आपको √a² प्लस b² प्लस c² से, मतलब इनके स्क्वायर के सम से डिवाइड करना होता है। 1 अपॉन प्लस भी कर लेता हूँ 16 प्लस 2, ये हो गया बच्चों 18, और 18 को क्या लिखा जा सकता है, 3√2 लिखा जा सकता है। तो ये बन गया 1/3√2, 1/3√2, और ये 4/3√2। ऑप्शन बी आ गया बच्चों एकदम से करेक्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है बच्चों, 2 लाइंस आपको गिवन हो और उनके बीच का एंगल आपसे पूछ लिया जाए, या कह दिया जाए लाइन परपेंडिकुलर है तो अननोन का वैल्यू पूछ लिया जाए। बच्चों जैसे आपको सिखाया जाता है, सबसे पहले आप जब लाइंस आती हैं तो एंगल के लिए डायरेक्शन रेशोज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, इसको मत भूल जाना बच्चों। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 होने चाहिए सबके। सेकंड लाइन में देख रहा हूं सब बहुत बेहतरीन है, सबके कोएफिशिएंट 1 है।
फर्स्ट लाइन में थोड़ी दिक्कत है, यहां देखो z को माइनस में लिख दिया है, तो घबराना नहीं है, माइनस को प्लस बनाना है। तो ये बन गया बच्चों x माइनस 2/1 y माइनस 3/1। इससे आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो z माइनस 4 माइनस k बच्चों बन गया है। तो एक लाइन ये बन गई। ये दूसरे वाली लाइन मेरी बिल्कुल परफेक्ट है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अरे परपेंडिकुलर का कंडीशन याद है ना, परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 होता है बच्चों। तो ये रहा a1 और ये रहा a2, तो कितना बन गया k। ये रहा b1 और ये रहा b2, ये कितना बन गया 2। ये रहा c1 और ये रहा c2, कितना बन गया 2k। माइनस माइनस प्लस हो गया जी, इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू आ गया बच्चों माइनस का 2/3। फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम से करेक्ट हो गया है बच्चों। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी के पास। बच्चों बीच में एक चैप्टर आया था लीनियर प्रोग्रामिंग, उसको मैं छोड़ के आ गया। मुझे नहीं लगता उससे कोई एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनेगा, उससे तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक ही बनेगा। और वैसे भी लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ही तो बात है, तो वो बात हम आगे सीख ही लेंगे। बड़े जो सवाल आएंगे हमारे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, उनमें चर्चाएं होंगी ना सब। तो प्रोबेबिलिटी पे आ गए। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आएगा इस चैप्टर से। देखो ये जो फॉर्मूले है ना, डायरेक्ट जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उससे आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। प्रॉपर प्रोबेबिलिटी निकालने वाला सवाल मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसे 2, 3, 5 नंबर और हमारे यहाँ तो केस स्टडी भी है, वो भी आनी है प्रोबेबिलिटी से, तो वहां वो वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ कोई छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन में गिवन है पी ए का वैल्यू सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, और हमें बताना है पी बी अपॉन ए का वैल्यू। बस यहाँ आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और फॉर्मूले मेनली कौन है, वो 2-3 फॉर्मूले, उनसे काम चल जाएगा। भाई एक फॉर्मूला तो इसमें डायरेक्ट यूज हो रहा है, वो मैं लिख ही देता हूँ। इसमें मुझे निकालना है पी बी अपॉन ए। बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, सॉरी गलत लिख दिया भैया, गलत लिख दिया, पी बी नहीं पी ए। यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा होता है वही नीचे आता है, तो अपॉन में है पी ए। अब यहाँ देखो डायरेक्टली वैल्यू गिवन है ए इंटरसेक्शन बी वाले का 7/10 और इसका वैल्यू 4/5 बच्चों। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे ये कट जाएगा तो 2, तो ये आ गया 7/8 बच्चों। 7/8 अपना आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये भी मैंने सेम उसी की टाइप का क्वेश्चन किया है। एक सलाह आपको देता हूँ, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है ना ऐसे वाले डायरेक्ट वाले, वो सारे कर लेना एक बार, उनमें से कोई ना कोई आएगा ही, देख लेना। पी ए का वैल्यू दिया है, पी बी का वैल्यू दिया है, पी ए अपॉन बी का वैल्यू दिया है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू बच्चों फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पी ए अपॉन बी का वैल्यू 1/4 है, इसमें फार्मूला यूज कर देता हूं। तो ये बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1/4। पी बी का वैल्यू मुझे पता है, पी बी को मैं उधर ले जाता हूं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना बन गया बच्चों, 1/4 इंटू पी बी, और पी बी का वैल्यू है 1/3, तो ये आ गया है 1/12। ये पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, लेकिन मुझे तो ये निकालना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बच्चों ये तो शायद ऐसा होता है ए यूनियन बी का होल डैश, डी मॉर्गन वाला फॉर्मूला, और डैश हटाने के लिए 1 माइनस कर देते हैं, तो ये बन गया पी 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब बच्चों ए यूनियन बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, पी ए माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस पी ए का वैल्यू 1/2, पी बी 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/12। भाई कैलकुलेशन तो बढ़िया है आपकी, यहाँ एलसीएम आप ले लीजिए, तो ये 6 + 4 - 1 9, तो ये आ जाएगा 1 - 9/12, और 1 - 9/12 क्या हो जाएगा 3/12, और 3/12 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। तो बच्चों 1/4 आ गया आंसर। एक और बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। कहा ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट से पी ए पी बी का वैल्यू गिवन है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है बच्चों। तो बच्चों हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी होता है बच्चों।
तो पी ए इंटू पी भी आ गया 12/45। मुझे बच्चों फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी सीखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये बन जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और पी ए यूनियन बी का वैल्यू कैसे निकलेगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से बच्चों। और मेरे बच्चों अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। पी ए का वैल्यू है 3/5, पी बी है 4/9 और ए इंटरसेक्शन बी आ गया था मेरा 12/45। एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए तो ये मुझे लग रहा है कितना आ जाएगा 27 प्लस 20 माइनस 12/45 कितना बन गया होगा रे? 1 माइनस 35/45 मतलब कि 10/45। और यदि मैं इसको 5 से कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ गया? 2/9 बच्चों आ गया है। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एमसीक्यू में इस चैप्टर से, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला बच्चों आ सकता है। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है और के का वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो बातें आपको पता होंगी। एक तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। और सारी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। अब मुझे यहाँ k का वैल्यू निकालना है तो सारी प्रोबेबिलिटी k के टर्म्स में गिवन है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम मैं यहाँ कर दूंगा। तो यदि मैं सबका सम करने जाऊंगा बच्चों, आप तो होशियार हो, ध्यान से देख लो, नीचे तो k ही है, ऊपर ये सब ऐड हो जाएंगे। 5 + 7 + 9 + 11 अपॉन k। और ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? 1 के इक्वल होना चाहिए। ये तो कोई छोटा बच्चा भी इसको सॉल्व करके बता देगा कि k का वैल्यू कितना आ गया है? 32 बच्चों आ गया है। तो k का वैल्यू बच्चों आ गया है 32, इसलिए ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो गया बच्चों? 32 हो गया है। तो बच्चों ये मैंने एमसीक्यू वाले आपको जो प्रोबेबिलिटी है जिन क्वेश्चंस के आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, इन्हीं में से आएंगे देखना, वो सारे आपको मैंने करा दिए हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े प्रैक्टिस कर लेने हैं और आज आप सारा ये बढ़िया से कर लो। और कल हम क्या करने वाले हैं? कल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से होली मना लेना और फिर तैयार हो जाना करने के लिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इनकी प्रैक्टिस कर लेना ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की बच्चों। चलिए तो कल मिलते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ।